हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप सब ठीक है। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था क्यूसी पाइपिंग के बारे में, जो एक करियर ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम था हमारे तरफ से। आज हम एक न्यू टॉपिक पे डिस्कशन करने जाएंगे, जो कि एक करियर ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम ही है। इसका नाम है क्यूए क्यूसी वेल्डिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस इन वेल्डिंग। जैसे कि एक कॉमन मैन जानता है वेल्डिंग के बारे में बोल रहे हैं कि तो बोलता है कि वेल्डर ही बनना है क्या ना। वेल्डर और वेल्डिंग में बहुत डिफरेंस होता है। वेल्डर को बनना है तो वो आईटीआई करेगा, और डिप्लोमा और डिग्री होल्डर्स जो है वो वेल्डिंग क्यूसी की तरफ जाते हैं, जो कि एक क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। ठीक है। वेल्डिंग किसे कहते हैं? वेल्डिंग एक प्रोसेस है जिसमें दो मटेरियल्स को एक दूसरे के साथ जॉइनिंग करने के प्रोसेस को वेल्डिंग किया कहा जाता है, जिसके लिए हमको हीट बहुत कंपलसरी है। विदाउट हीट आप वेल्डिंग कर ही नहीं सकते। और रहा बात वेल्डिंग रॉड्स का, तो वो ऑप्शनल हो जाता है। इसमें प्रेशर वेल्डिंग भी कह सकते हैं और फिलर मेटल से भी वेल्डिंग किया जा सकता है। ठीक है। तो इसमें भी जो करियर ओरिएंटेड है प्रोग्राम, जो कि कॉलेजेस में बताता है कि ठीक है, वेल्डिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप दो मटेरियल को आप जोड़ सकते हैं, बट उसका डेप्थ नॉलेज जो है वो आपको ट्रेनिंग करके ही आप ले सकते हैं, गेन करके ही ले सकते हैं, या फिर कहीं पे फिजिकली एक्टिविटी जा करके आपको देखना पड़ेगा, प्लांट के अंदर ज्वाइन करके। बात यहाँ पर भी आता है कि ट्रेनिंग नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो जॉब प्लेसमेंट भी नहीं होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि आज हम डिस्कशन करेंगे कि क्यूसी वेल्डिंग में करियर किस तरीके से बनाया जाए, कैसे अपने आप को बूस्ट दिया जाए कि हम उस सेक्टर में जाएं और एक्सपीरियंस लें और अपने फ्यूचर को एक कदम आगे की तरफ ले करके जा सकते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास हमने डिस्कशन किया था कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़ के अंदर पाइप्स और पाइप फिटिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है, मीडियम को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो फिटिंग्स है या पाइपिंग है वो वेल्डिंग के थ्रू ही जॉइंट किया जाएगा, तब जा कर के पूरा सिस्टम कंप्लीट होगा। ठीक है। तो हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में वेल्डिंग का क्या प्रोसीजर अपनाया जाता है। बेसिकली 5 मेजर वेल्डिंग प्रोसेस है जिसके थ्रू आप मेटल को ज्वाइन कर सकते हैं। वो 5 वेल्डिंग प्रोसेस का नाम हुआ SMAW शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, GTAW गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, GMAW गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, FCAW फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग, and SAW submerged arc welding process. So these are the 5 processes which are specifically used in oil and gas sector for fusion of 2 members या 2 materials. Okay. इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करके आप ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप हमें हेल्प कीजिए ताकि हम किसी और को हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। ठीक है, आगे बढ़िए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 5 वेल्डिंग प्रोसेस में, ये तो हो गए प्रोसेसेस। इसका बेसिक पार्ट जो है वो है किस तरीके से इन सारे प्रोसेस को अप्लाई किया जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वेल्डिंग रॉड्स कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं। किसी में फ्लक्स कोटेड वेल्डिंग रॉड्स इस्तेमाल होता है, किसी में विदाउट फ्लक्स कोटेड वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल करता है। ये इन डेप्थ नॉलेज आपके पास एक वेल्डिंग इंस्पेक्टर बनने के लिए होना चाहिए। प्लस उसके अलावा वेल्डिंग जब करते हैं तो वेल्डिंग में डिफेक्ट्स वगैरह भी आते हैं, तो उन डिफेक्ट्स के बारे में भी, वेल्ड डिफेक्ट्स उसको बोला जाता है, उन वेल्ड डिफेक्ट्स के बारे में भी इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए एक वेल्डिंग इंजीनियर या वेल्डिंग इंस्पेक्टर को। आइए, एक वेल्डिंग इंस्पेक्टर कौन होता है? हु इज़ अ वेल्डिंग इंस्पेक्टर और अ वेल्डिंग इंजीनियर? A welding inspector or an engineer is an individual who monitors certain parameters before welding, during welding and after welding. तो आगे बढ़ने से पहले हम वेल्डिंग इंस्पेक्टर्स के ड्यूटीज़ को थोड़ा समझ लेते हैं कि एक इंडिविजुअल है जो वेल्डिंग करने से पहले, वेल्डिंग के दौरान
और वेल्डिंग करने के बाद कौन कौन से पैरामीटर्स को वो मॉनिटर करता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने डिस्कशन किया कि एक वेल्डिंग इंस्पेक्टर वो होता है जो वेल्डिंग करने से पहले, वेल्डिंग के दौरान और वेल्डिंग के बाद कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स को अप्लाई करता है या मॉनिटर करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि वेल्डिंग इंस्पेक्टर का रोल एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला है कि वेल्डिंग इंस्पेक्टर को वेल्डिंग परफॉर्म करवाने से पहले कुछ डॉक्यूमेंटेशन वर्क को कंप्लीट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे पहला काम। तो ये एक्टिविटी बिफोर वेल्डिंग किया जाता है, जैसे कि कौन कौन से स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करना है, कौन कौन सा स्पेसिफिक प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना है। दूसरा, वेल्डर है तो वेल्डर का टेस्ट सर्टिफिकेट को परफॉर्म करवाना पड़ेगा, उसको क्वालिफाई करवाना पड़ेगा। और उसके बाद स्पेसिफिक वेल्डिंग का ड्राइंग्स जो है वो रिलेटेड ड्राइंग्स को फॉलो करना होता है। यानी कि इन 4 चीज़ों के अंदर जो है वो एक वेल्डिंग इंस्पेक्टर का कंप्लीट थॉरो नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, इसके अलावा वेल्डर क्वालिफिकेशन जो अभी बताए वो होता है। उसके बाद किस टाइप का मटेरियल को हमको वेल्डिंग करवाना है, उसका कंडीशन क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसका केमिकल मैकेनिकल स्पेसिफिकेशंस क्या है, वो सारा चीज़ उसके अंदर देखना चेक करना पड़ेगा। उसके बाद वेल्डिंग मशीन, जिसको टेक्निकली वेल्डिंग इक्विपमेंट बोला जाता है, उसका कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट्स को चेक करना पड़ेगा कि यह वेल्डिंग इक्विपमेंट जो है वो सही पैरामीटर्स को जनरेट करेगा या नहीं करेगा, तो उसका कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट्स हमको चेक करना पड़ता है। उसके बाद जो वेल्डिंग रॉड्स या वेलर मेटल जो हम लोग यूज़ करेंगे उसका कंडीशंस के अंदर जो है वो सही होना चाहिए, यानी कि उसका AWS क्लास सही होना चाहिए, यानी कि जो नंबर्स बोला गया है इलेक्ट्रोड्स का वो होना चाहिए, SFA नंबर, F नंबर, A नंबर, फिर उसका साइज़ या फिर डायामीटर ऑफ द वेल्डिंग रॉड, स्पेसिफिक उस वेल्डिंग थिकनेस को वेल्ड करने के लिए उसको चेक करना है। और उसके बाद प्री हीट कंडीशन। अभी ये प्री हीट क्या होता है, वेल्डिंग करने से पहले वेल्ड एरिया को पहले गर्म कर दिया जाएगा ताकि उसके कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो प्री हीट करना है या नहीं करना है उसके लिए हम लोग को उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद अब आते हैं हम लोग वेल्ड जॉइंट की तरफ। तो वेल्ड जॉइंट के अंदर आप दोनों मेंबर्स के बीच का गैप यानी कि रूट गैप मेजर करेंगे। उसके बाद रूट फेस को चेक किया जाएगा। उसके बाद बेवल एंगल चेक किया जाएगा उसके लिए। उसके बाद फिर इंक्लूडिंग एंगल चेक किया जाएगा। फिर पहले अब हम देखते हैं कि वेल्ड जॉइंट में आप लोग को क्या क्या चीज़ को मेजर करना पड़ता है। ये भी आपका बिफोर वेल्डिंग पैरामीटर्स को चेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेल्डिंग इंस्पेक्टर का। ठीक है, तो सबसे पहले रूट फेस मेजर कर लेंगे, उसके बाद बेवल एंगल मेजर कर लेंगे, उसके बाद रूट गैप, उसके बाद अलाइनमेंट यानी कि दोनों मेंबर अलाइड है या नहीं है उसको चेक कर लेंगे। उसके बाद वेल्ड सरफेस का क्लीनलीनेस प्लस उसका एडजेसेंट एरिया यानी कि वेल्ड के जस्ट बाजू वाला एरिया भी बिल्कुल साफ सुथरा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, किसी भी तरीके का उस पर कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद अनड्यू स्ट्रेस। ठीक है, तो अनड्यू स्ट्रेस का मतलब कुछ एक्सटर्नल कोई स्ट्रेस वगैरह है तो उसको रिलीफ करना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग प्री हीट वगैरह को देख लेते हैं कि अनड्यू रेस्ट अगर है तो उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद एम्पियर चेक करेंगे। वेल्डिंग मशीन के अंदर चले जाते हैं वेल्डिंग इक्विपमेंट, उसका एम्पियर चेक करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे। पोलैरिटी यानी कि नेगेटिव या पॉजिटिव है उसको चेक कर लिया जाएगा। उसके बाद सही से करेक्ट वेल्डिंग टेक्निक अप्लाई करना है उसको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद वेल्डिंग करंट का डायरेक्शंस, वेल्डिंग का डायरेक्शन मतलब हो गया अप हिल, डाउन हिल, अपवर्ड, फॉरवर्ड, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, उसको देख लेना है। उसके बाद वेल्डिंग का टाइम जिसको बोलते हैं ट्रैवलिंग स्पीड, उसको देख लेंगे। ठीक है, एंश्योर एडिक्वेट क्लीनिंग बिटवीन पासेस। अब ये वेल्डिंग के दौरान हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, अब पासेस क्या होता है कि आप पूरे वेल्ड थिकनेस को वन शॉट में भी क्लियर कर सकते हैं, थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर नंबर ऑफ लेयर्स बना करके भी या नंबर ऑफ पासेस के थ्रू भी उसको क्लियर किया जाता है। यानी कि डिपोजिशन जो है वो लेयर वाइज किया जाएगा, तो उसमें डिफरेंट पासेस होते हैं, डिफरेंट लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर इंटर पास वेल्डिंग कर रहे हैं यानी कि एक पास से ज़्यादा पासेस में वेल्डिंग हो रहा है तो हर पास में क्लीनिंग प्रोसीजर को हमको देखना पड़ेगा, अप्लाई करवाना पड़ेगा सही से। उसके बाद इंटर पास टेम्परेचर यानी कि 2 लेयर्स के बीच का जो टेम्परेचर है, फर्स्ट लेयर मारेंगे
फर्स्ट लेयर वेल्डिंग करने के बाद सेकेंड लेयर हमको वेल्डिंग करना है, तो फर्स्ट लेयर का टेम्परेचर मेजरमेंट करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इंटरपास टेम्परेचर, उसको ड्यूरिंग वेल्डिंग अप्लाई करेंगे। उसके बाद रूट के इंटरनल्स को चेक किया जाएगा। उसके बाद बैक गॉजिंग करना है या नहीं करना है, उसको हम लोग को देख लेना है कि बैक गॉजिंग अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर अब आते हैं हम लोग वेल्डिंग के बाद पोस्ट वेल्डिंग का क्या क्या आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है आफ्टर वेल्डिंग एज अ क्यूसी इंस्पेक्टर। तो उसका है पोस्ट क्लीनिंग। पोस्ट क्लीन सरफेस एरिया बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। उसके बाद कोई सरफेस डिफेक्ट्स है तो उसका विजुअल इंस्पेक्शन कर लिया जाएगा। उसके बाद विजुअली चेक करेंगे कोई आर्क स्ट्राइक वगैरह या है, वेल्डिंग की वजह से आर्क स्ट्राइक हुआ है या नहीं है। उसके बाद वेल्ड काउंटर एंड वेल्ड विड्थ, वेल्ड का जो सरफेस एरिया होता है जिसको हम लोग रीइंफोर्समेंट या वेल्ड फेस कहते हैं, उसके वेल्ड काउंटर को और वेल्ड की विड्थ को मेजरमेंट किया जाएगा। उसके बाद कूलिंग रेट्स वगैरह को चेक करेंगे कि रिटार्डेड कूलिंग रेट्स वगैरह को देख लेना है। उसके बाद फिर पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आफ्टर वेल्डिंग। आफ्टर वेल्डिंग सबसे मोस्ट पैरामीटर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है PWHT, पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये अप्लाई अगर करना है तो फिर आपको उसको अप्लाई करना पड़ेगा। और ये मेथड जो ये PWHT जो होता है वो जस्ट इमीडिएटली आफ्टर वेल्डिंग जो है वो अप्लाई किया जाएगा। उसके बाद फिर वेल्ड रिपोर्ट्स जनरेट करेंगे, तो उसके अंदर आपको वेल्ड विजुअल इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो कैरी ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद NDT वगैरह करना है, इंटरनल डिफेक्ट्स फॉर वेल्डिंग, उसको चेक करने के लिए। तो उसके लिए फिर NDT अप्लाई किया जाता है, UT, RT, PT या फिर NPI, ये सब करके उसको क्लियर किया जाएगा। तो दीज आर द फ्यू रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेल्डिंग इंस्पेक्टर, ठीक है। इसके बारे में डिटेलिंग आपको अगर जाना है तो फिर किस तरीके से चेक किया जाता है और क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं, कैसे वेल्डर का टेस्ट लिया जाता है, कैसे वेल्डिंग प्रोसीजर को अप्लाई किया जाता है, वो सारा चीज़ हमारे पास ट्रेनिंग के फैसिलिटीज़ के तौर पे हमारे पास उपलब्ध है। अगर आप हमसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। और इस तरीके से और भी जानकारी हासिल करना है तो आइए अब हम देखते हैं कि वेल्डिंग के दौरान या वेल्डिंग के बीच में या वेल्डिंग के बाद कौन कौन से वेल्डिंग टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो इसे देखिए, ये जो है दिस वन, इसका नाम हुआ वेल्ड प्रोफाइल गॉज। इसके थ्रू हम बेवल एंगल्स मेजर कर सकते हैं, रीइंफोर्समेंट, वेल्डिंग का रीइंफोर्समेंट मेजर कर सकते हैं, मिसमैच मेजर कर सकते हैं, फिलेट का प्रोफाइल भी मेजर किया जा सकता है। जो फिलेट वेल्डिंग के अंदर जो फिलेट का प्रोफाइल आता है उसके थ्रू मेजरमेंट किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा है, ये है वेल्ड प्रोफाइल फिलेट गेज, ठीक है। इससे सिर्फ और सिर्फ फिलेट का लेग और थ्रोट को मेजर किया जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली इसे फिलेट वेल्ड्स के वक्त इस्तेमाल किया जाएगा, फिलेट जब वेल्डिंग किया जाता है तब, ठीक है। ये हमारा एक वेल्ड जॉइंट बना हुआ है जिसमें पहले से ही इसमें एक V ग्रूव बना करके बनाया गया है इसके अंदर। तो ये टेम्पलेट एंगल के थ्रू हम इसके इंक्लूडिंग एंगल को आप मेजर कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। अब 60 डिग्री है तो 60 डिग्री यहाँ पर के मेजरमेंट आना चाहिए, 80 डिग्री है तो 80 डिग्री मेजरमेंट आना चाहिए, तब जा कर के इंक्लूडिंग एंगल सर्टिफाई आप किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेम्पलेट एंगल। उसी तरीके से दिस वन इज कॉल्ड टेपर गेज या टेपर गॉज भी आप बोल सकते हैं। इसके थ्रू हम इसी जॉइंट के गैप बिटवीन द टू मटेरियल्स को मेजर करने के काम में आएगा ये, ठीक है। तो these are the two members and there is a gap in between the two members. So taper gauge will be used to measure the root gap of the weld joint. Okay. Now this one is called high-low gauge. This one high-low gauge, इसका मेन काम है इसके अलाइनमेंट को मेजर करता है कि both the members should be in the balance कंडीशन, ठीक है। तो ये सब टूल्स जो हैं ये सारे वेल्डिंग प्रोफाइल को चेक करने के बाद उसको वेल्डिंग प्रोसीजर में डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो दीज आर द टूल्स यूज्ड बिफोर वेल्डिंग, ड्यूरिंग वेल्डिंग एंड आफ्टर वेल्डिंग टू मेजर द
weld design. Okay, now this one, जैसे कि ये है, इसे तो आपने बहुत देखा होगा कोरोना पीरियड के टाइम, ठीक है। तो दिस इज मेटल टेम्परेचर गेज, इससे हीटिंग पैरामीटर्स को मेजर किया जाता है। एंड द नेक्स्ट वे टू मेजर द हीटिंग पैरामीटर्स आर थर्मल क्रेयॉन चॉक्स। दीज आर द थर्मल क्रेयॉन चॉक्स। इसका कैपेसिटी 80 डिग्री सेंटीग्रेड से चालू होकर के 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक अवेलेबल है। एंड दिस वन इज मेटल टेम्परेचर गॉज। तो ये डिजिटल फॉर्म में आपको ये हीटिंग पैरामीटर्स को मेजर करने के काम में आता है। और एक होता है ऑप्टिकल पायरोमीटर, ठीक है। तो वो आप इंडस्ट्री में आएंगे और हमारे पास आएंगे तो हम आपको स्पेसिफिक बता सकते हैं। तो इन सब टूल्स का कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, मेजरमेंट कैसे लिया जाएगा, इसका कंप्लीट ट्रेनिंग जो है वो हमारे पास ISPL पटना के थ्रू हम प्रोवाइड कराएंगे आपको, ठीक है। अब इसमें जान लेते हैं कि स्कोप क्या है। तो वेल्डिंग इंजीनियर के कोर्स के बाद आपका जो पोजीशंस बनते हैं इसके अंदर आ जाते हैं वेल्डिंग चार्जेंट, वेल्डिंग सुपरवाइजर, वेल्डिंग फोरमैन, वेल्डिंग इंजीनियर एंड वेल्डिंग इंस्पेक्टर, ठीक है। तो ये हैं आपके 5 पोजीशन जो वेल्डिंग इंजीनियर के ट्रेनिंग के बाद आप अपने अप्लाई किया जा सकता है इस 5 सेक्टर्स, 5 पोजीशंस के पास। अब हम देखते हैं कि वेल्डिंग का स्कोप आपके पास क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो वेल्डिंग चार्जेंट है। इनके लिए 10+2 होने से भी चलेगा, और 10th के बाद ITI है किसी बच्चे के पास तो वो भी अप्लाई कर सकता है, वो भी ये ट्रेनिंग कोर्स कर सकता है। और इसमें मिनिमम एक्सपीरियंस जॉब लेने के लिए 2 इयर्स के आसपास भी है तो वो एलिजिबल हो जाता है वेल्डिंग चार्जेंट में काम करने के लिए। उसके बाद आ जाता है वेल्डिंग फोरमैन, और उसके बाद फिर वेल्डिंग सुपरवाइजर। इसके लिए आप 12th में बेस पे भी कर सकते हैं, BSc के बेस में भी कर सकते हैं, और डिप्लोमा है तो उस बेस पे भी किया जा सकता है। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैक्सिमम बीटेक भी है तो वो भी कर सकता है एक्सपीरियंस बेस पे, ठीक है। उसके लिए मिनिमम 3 इयर्स 4 इयर्स का भी एक्सपीरियंस है तो आप वेल्डिंग सुपरवाइजर या फोरमैन में एलिजिबल हो जाते हैं। अब आ जाते हैं वेल्डिंग QC। तो वेल्डिंग QC के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा या फिर BSc या फिर बीटेक, ठीक है। एलिजिबिलिटी है 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है और लास्ट पोजीशन है इसके अंदर वेल्डिंग QC इंजीनियर, ठीक है। तो वेल्डिंग इंजीनियर, तो वेल्डिंग इंजीनियर में काम करने के लिए मिनिमम डिप्लोमा या फिर बीटेक होना चाहिए, तब जा करके इस पोस्ट में आप एलिजिबल हो जा सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि इन सब पोजीशंस के लिए हमारे पास कंप्लीट थॉरो ट्रेनिंग दिया जाएगा, प्लस प्लेसमेंट के लिए भी हम आपको सपोर्ट करेंगे कि प्लेसमेंट भी हमारे तरफ से हो जाएगा। शटडाउन बोलिएगा तो शटडाउन प्रोग्राम भी हमारे पास होता है, लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म प्लेसमेंट भी हमारे तरफ से हो जाता है। ISPL पटना की तरफ से अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपको 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी हमारे तरफ से है, ठीक है। बाकी आपका अपना क्या रिक्वायरमेंट है वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। ISPL पटना अपने स्टूडेंट्स को पूरी तरीके से ट्रेन करता है, उनको थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज देता है, उसके बाद उनको प्लेस कराता है। इन फ्यूचर इंडिया से अब्रॉड जाना है तो उसके लिए फुल सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अगर सैलरी चाहिए तो इंडिया में सैलरी आपको थोड़ा सा मुश्किल होता है कि उतना आप डिमांड नहीं कर सकते, जबकि अब्रॉड में सैलरी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसीलिए बेसिकली ज़्यादातर स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि अब्रॉड चले जाएं, ठीक है। तो अब्रॉड जाने के लिए भी हमारे तरफ से पूरा सपोर्ट दिया जाएगा, हमारे तरफ से गाइडेंस रहेगा कि कैसे क्या प्रोसीजर से उसको किया जाए, ठीक है। अब तक 1000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हमने ट्रेंड किए हैं, प्लेस्ड किए हैं, जो एक अच्छे पोजीशन पे आज के डेट में है। हमारा लास्ट जो प्रोग्राम था, शटडाउन प्रोग्राम जो था, वो BORL बीना था, भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड। उसमें 30 स्टूडेंट से भी ज़्यादा शटडाउन के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए गए थे, जो कि 2 महीने तक चला। अभी प्रेजेंटली हमारा शटडाउन MRPL बेंगलुरु में चल रहा है, वहाँ कम से कम 20 से 25 स्टूडेंट्स हमारे तरफ से ट्रेन कराने के भेजा गया है। हमारा अपकमिंग प्रोग्राम जो है वो HPCL मुंबई है, जो कि 2 से 3 महीने तक का शटडाउन प्रोग्राम है, ठीक है।
अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे तरफ से ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाएगा, फुल सपोर्ट दिया जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हमारे तरफ से सिर्फ पढ़ाई किया या थियोरेटिकल नॉलेज दिया जाएगा, हमारे तरफ से पूरा कंप्लीट सपोर्ट है। थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल, शटडाउन प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम, जॉब अपॉर्चुनिटी सब हमारे तरफ से आपको दे दिया जाएगा। एक एवरेज प्रोजेक्ट जो होता है, मान लीजिए ऑयल एंड गैस का एक नया सेटअप लग रहा है, कोई इंडस्ट्री बैठ रही है नहीं, तो उसमें एवरेज प्रोग्राम पकड़ के चलता है। एवरेज में मतलब छोड़िए छोटा मोटा 2 साल या 3 साल का प्रोजेक्ट है, तो उसमें मिनिमम रिक्वायर्ड जो वेल्डर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट 400 से 500 के बीच में वेल्डर्स का रिक्वायरमेंट होता है। और उन हर 10 वेल्डर के टीम में एक सुपरवाइज़र या फिर एक फोरमैन का रिक्वायरमेंट आता है, और उस पर एक वेल्डिंग इंस्पेक्टर भी चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 500 वेल्डर के बीच में 50 फोरमैन या सुपरवाइज़र और 50 वेल्डिंग इंस्पेक्टर का रिक्वायरमेंट होता है। इसीलिए जॉब जो है वो एक बल्क में है, ठीक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि बच्चे के पास उस जॉब को लेने के लिए एलिजिबिलिटी ही नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रहा है। हमने डिप्लोमा कर लिया, हमने बीएससी कर लिया, हमने बीए कर लिया, हमने बीकॉम कर लिया, हमने डिप्लोमा कर लिया, आगे क्या करें? आगे करने के लिए एक गाइडेंस चाहिए आपको, जो कि वही सबसे बड़ा इशू आ जाता है कि हमारे पास गाइडेंस नहीं है। क्योंकि हमने 30 से 40% बच्चों से यही सुना है हमारे कि सर गाइडेंस नहीं है, कि सर गाइडेंस नहीं है। टेक्निकल बोले तो घर वाले बोलते हैं कंप्यूटर कर लो। तो ये कंप्यूटर करने से क्या होगा? कंप्यूटर में आप जा करके सीख रहे हैं DCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इससे क्या करेगा कोई? ठीक है, तो मिनिमम एक एजुकेशन एक बच्चे के पास ये होना चाहिए ना, कि आज के वक्त में टैलेंट के लिए कंपनी रिक्वायरमेंट निकाल रही है। आप कोई भी पेपर उठा के देखिए, रिक्वायरमेंट्स का ऐड उठा के देखिए, तो कंपनी निकाल रहा है कि वेल्डिंग इंस्पेक्टर चाहिए, पाइपिंग इंस्पेक्टर चाहिए। वो नहीं दे रहा है कि बीटेक चाहिए और बीटेक होल्डर चाहिए या डिप्लोमा होल्डर चाहिए, वो नहीं मांग रहा है। वो मांग रहा है वेल्डिंग इंस्पेक्टर या वेल्डिंग चार्जन या वेल्डिंग सुपरवाइजर। तो आप देख रहे हो कि वेल्डिंग के बारे में तो नॉलेज नहीं है, हाउ कैन बी आई एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट? तो वो कंपनी भी देख रहा है कि बच्चे के पास सिर्फ प्लेन डिप्लोमा या बीटेक है या बीएससी है, तो वो क्या करेगा कि वो बोला कि आई एम सॉरी, उससे आगे कुछ बोला नहीं। कंपनी तैयार नहीं है आपको लेने के लिए, और आपके पास उस पोजीशन में ज्वाइन करने के लिए क्राइटेरिया फुलफिलमेंट के लिए आपके पास भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर हम आते हैं और हम आपको एक मिनिमम चार्ज के थ्रू आपको इस ट्रैक में, इस लाइन के अंदर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, आपको थियोरेटिकल नॉलेज देंगे, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे, आपको शटडाउन प्रोग्राम्स कराएंगे, आपको लॉन्ग टर्म प्लेसमेंट करवा देंगे। उसके बाद आप एक अच्छे पोजीशन में 2 साल 3 साल में आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल भी हो जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा इसमें इसके अंदर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि इसमें सैलरी का स्कोप क्या क्या है। जैसे कि पाइपिंग चार्जेंट, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10+2 था या फिर 10+ ITI था। तो इंडिया के अंदर इस पोजीशन में अगर आप जॉब करते हैं तो इंडिया के अंदर 15 to 18,000 के आसपास जो है वो सैलरी लग जाती है। वो भी थर्ड पार्टी के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, ये थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टिंग के अंदर बात किया जा रहा है। अगर आप सुपरवाइज़र या फोरमैन है तो 20 to 25,000 या मैक्स 28,000 के आसपास का सैलरी लग जाता है, ठीक है। और वही अगर आप इंस्पेक्टर हैं या फिर इंजीनियर हैं विथ 3 to 4 years ऑफ भी एक्सपीरियंस है, तो मिनिमम 30,000 से लेकर के 50,000 के आसपास जो है वो आपका सैलरी इंडिया के अंदर प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं और अब्रॉड में सोच रहे हैं कि हमारा अब्रॉड में सैलरी क्या मिल रहा है, तो जस्ट इंडिया का जो भी है आपके पास, जो भी सैलरी आपको मिल रहा है उसका जस्ट डबल कैलकुलेट कर लीजिए। ये एक मिनिमम हमने बोल रहे हैं, हमने कहा है आपको, ये जो मिनिमम सैलरी हमने आपको बात कर रहे हैं, इसके ऊपर भी हो सकता है। बाकी 30% 40% आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी क्या हो रही है, कैसी है, आप कितना जल्दी काम सीखते हैं, क्या है, ठीक है। तो हमारे तरफ से आपको 100% सपोर्ट है। हमारे साथ जुड़ें, हमसे ट्रेनिंग लें, ठीक है। और किसी भी तरीके का आपको कोई भी इंक्वायरी वगैरह करना है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि किसी ज़रूरतमंद तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और हम उसको सपोर्ट देने के काम में आ सकें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।